हेलो एवरीवन। हिस्टेरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये लेक्चर हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का 7th लेक्चर होगा, जिसमें हम मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, लास्ट नंदा रूलर धनानंदा इनको डिथ्रोन करके चंद्रगुप्त मौर्य विद द असिस्ट ऑफ चाणक्य मगध के थ्रोन को एक्वायर कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। ओके, सो बिफोर सीइंग अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, हमें मौर्य जो थे इनके ओरिजिन के बारे में पता होना ज़रूरी है। ओके, सो इनका ओरिजिन क्या था, कहाँ से आए थे, इन सब चीज़ों को लेकर हिस्टोरियंस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हमें दिखता है कि अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्सेस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मौर्य इनके बारे में दी गई है। लाइक ब्राह्मणिकल सोर्सेस जो थे, जैसे हम वैदिक सोर्सेस कह सकते हैं, लाइक पुराणास हो जाए, ओके, स्मृति हो जाए। उसमें जो मौर्य थे, ओके, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हें शूद्र मेंशन किया गया है। ओके, उनके बारे में ऐसा लिखा गया है कि वह, ओके, मोरा नामक एक शूद्र महिला के कोख से जन्मे थे। और मोरा नामक महिला नंद जो थे, लास्ट नंद, ओके, मीन्स नंद, लास्ट नंदा नहीं, नंद जो थे स्टार्टिंग के, उनके कोर्ट में वो एक स्लेव्स की तरह थी, स्लेव की तरह थी। ओके, now some historians think that this view may be biased because their patronage given to the heterodox sect. Okay, जैसे कि हमने देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जैन धर्म को पैट्रोनाइज किया, अशोक इन्होंने बौद्ध धर्म को पैट्रोनाइज किया। ओके, उनका जो रॉयल पैट्रोनेज है वो हेटेरोडॉक्स सेक्ट को देने की वजह से उनके बारे में बायस्ड व्यू ये वैदिक सोर्सेस में लिखा गया है, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। देन नेक्स्ट, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे, ओके, बुद्धिस्ट लिटरेचर में चंद्रगुप्त मौर्य को एक क्षत्रिय, ओके, ऐसा बताया गया है जो पिपलीवन के मौर्य घराने से ताल्लुकात रखते थे। अब कुछ इतिहासकारों का इस पर ऐसा भी मानना है कि सम्राट अशोक और उसके जो पूर्वज थे उनका सोशल क्लास एलिवेट करने के लिए बौद्धिस्ट टेक्स्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। ओके, सो दिस माइट बी वन ऑफ द व्यू ऑफ सम हिस्टोरियन। देन नेक्स्ट, जैन सोर्सेस में भी, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य इनको एक विलेज हेडमैन्स की डॉटर का लड़का बताया गया है। मीन्स एक क्या कहेंगे हम उसको, वेल बैकग्राउंड, ओके, एक डिसेंट बैकग्राउंड, ओके, हम्बल ओरिजिन से बताया गया है। नेक्स्ट, विशाखा दत्ता। ओके, विशाखा दत्ता इन्होंने अपनी बुक मुद्र राक्षसा, ओके, ये कब कंपाइल हुई थी? ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ओके, जो गुप्ता पीरियड लेटर एज में आएगा। ओके, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड उनके कोर्ट में विशाखा दत्ता थे, उन्होंने अपनी किताब मुद्र राक्षसा में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषला ऐसा उल्लेखित किया है। अब वृषला मीन्स अगर लिटरली देखें हम तो लो ओरिजिन, ओके, मीन्स कुलहीन। ओके, लो ओरिजिन से अच्छा कहेंगे हम कुलहीन। ओके, उनका कुछ कुल ही नहीं है, ऐसा उनका जिक्र किया है। अब ये भी एक बायस ही समझ सकते हैं हम। ओके, देन नेक्स्ट, शकों के राजा थे रुद्रदामन, उनके द्वारा ईसा, ओके, 150वीं वर्ष में, ओके, उनके जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया था कि वहाँ पर जो एक लेक थी, सुदर्शन लेक, ओके ओके, उसको वैश्य पुष्यगुप्त इनके द्वारा, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर उस इंस्क्रिप्शन में उनका जिक्र एज अ वैश्य आ रहा है। ओके, देन नेक्स्ट, ग्रीक राइटर जो थे जस्टिन नाम के, उन्होंने अपनी किताब एपिटोम में ऐसा मेंशन किया है कि सेंड्राकोटस, अब जब वो ग्रीक लिटरेचर का स्टडी हुआ, उसको डिकोड किया गया, एक इंडियन फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विलियम जोन्स, उन्होंने सेंड्राकोटस को एज अ चंद्रगुप्त मौर्य आइडेंटिफाइड किया। और उस किताब में एपिटोम में जस्टिन ने कहा था कि जो सेंड्राकोटस है, ओके, उन्होंने अलेक्जेंडर के कोर्ट में विजिट किया था और वो एक हम्बल ओरिजिन को बिलोंग करते थे। ओके, उस वक्त उन्होंने एज अ बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू हम्बल ओरिजिन कहा होगा, बट उनका बैकग्राउंड भी सोशल क्लास में हम्बल ओरिजिन ही रहा होगा, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। ये सब ओवरऑल थेरीज देख के हमें एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि हिस्टोरिकल रिसोर्सेस में कहीं पर भी एक अनोनिमसली मीन्स यूनिफॉर्मली
उनके एक सिंगल ओरिजिन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, हर जगह पर अलग अलग ओरिजिन की इंफॉर्मेशन मिलती है। सो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ओके, उनका ओरिजिन क्या था, बट सभी सोर्सेस में एक चीज़ कॉमन है, वो कि धनानंद इनको डिथ्रोन करके चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने मगध के थ्रोन पर अपना कब्जा कर लिया था। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें इंडिविजुअल मौर्य रूलर इनके बारे में देखना है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य इनके बारे में। ओके, सो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखने से पहले हमें उस वक्त की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है उसका अंदाज़ा आना ज़रूरी है। जैसे कि हमने अलेक्जेंडर के मैसेडोनियन इन्वेजन के वक्त देखा था कि अलेक्जेंडर जब इंडिया के तरफ कूच करेगा, सो जब वे भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आएंगे तो वे वहाँ के पिटी जो स्टेट थे, जो भी छोटे मोटे गणराज्य थे, उन सबको डिस्ट्रॉय करके ओके वहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी लाएंगे। अब वहाँ पर अगर यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है, सो इन फ्यूचर वहाँ पर जब कोई रूलर नहीं रहेगा, सो वहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा। सो वो पॉलिटिकल वैक्यूम फिलअप करने के लिए ओके चंद्रगुप्त मौर्य इनको कौटिल्य इन्होंने एबली असिस्ट किया। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब चंद्रगुप्त मौर्य थ्रोन असेंड करेंगे, उस वक्त की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ओके वो वेरी ऑर्थोडॉक्स नहीं थी, मीन्स बहुत ही कट्टरवादी रूढ़िवादी नहीं थे। बिकॉज अभी तक जो लेटर वैदिक एज ओके जो लेटर वैदिक एज के रिचुअल्स परंपरा या फिर हम कहेंगे लेटर वैदिक रिलीजन अभी तक इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में वेल पेनिट्रेट नहीं हुआ है। ओके, वहाँ पर अभी भी हमें ट्राइबल इक्वालिटी ओके और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का इफेक्ट दिखता है। सो ये सब ओवरऑल चीज़ें एक हेल्दी इन्वायरमेंट ओके क्रिएट किया चंद्रगुप्त मौर्य को थ्रोन असेंड करने के लिए। सो नेक्स्ट अगर हम उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में देखें ओके या फिर मगध असेंड के बारे में देखें, तो उन्होंने सीधा मगध पर अटैक नहीं किया। उन्होंने फर्स्टली जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी या फिर जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ था इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन ओके, उसको पहले उन्होंने कैप्चर किया। फर्स्टली उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में छोटे स्टेट कैप्चर किए। देन नेक्स्ट उन्होंने सीधा सेल्यूकस को चैलेंज किया। ओके, सेल्यूकस निकेटर कौन थे? सो अलेक्जेंडर इनके द्वारा अपॉइंट किए गए वन ऑफ दी गवर्नर थे इंडियन प्रोविंस के। ओके, सो उनकी जो टोटल प्रोविंस थे अलेक्जेंडर की, उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें से जो एक पार्ट था इंडियन प्रोविंस वो सेल्यूकस निकेटर के पास था। सो उन्होंने जब छोटे स्टेट कैप्चर किए, देन उन्होंने डायरेक्टली धनानंदा इनको चैलेंज करने की जगह पर पहले सेल्यूकस निकेटर से चैलेंज किया। ओके, वहाँ पर का जो स्टेट एरिया था ओके जो जियोग्राफिकली उनको इजी कैप्चर करने को जाएगा, वो उन्होंने पहले सेल्यूकस निकेटर से कैप्चर किया। सो फर्स्ट ट्रीटी हुई इन 321 BC। ओके, उस वक्त उन्होंने सेल्यूकस निकेटर से इंडस के ईस्ट का जितना भी एरिया था वो पूरा सीड कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट अब जब उनके पास सफिशेंट पावर ओके एक चैलेंज देने के लिए तैयार हो चुकी थी, तब उन्होंने नंदास को डिथ्रोन करने का सोचा। बट उसके लिए भी उन्होंने डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नंदास के साथ नहीं किया, क्योंकि अभी भी नंदास वेयर पावरफुल। ओके, सो उसके लिए उन्होंने अपने एक मित्र ओके एक हिमालयन राजा उनकी मदद ली थी। ऐसा परिशिष्ट पर्व जैन लिटरेचर में मेंशन है। ओके, अकॉर्डिंग टू परिशिष्ट पर्व हिमालयन किंगडम था ओके उसके राजा थे प्रवर्तका। उनके आर्मी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने अपनी अलायंस बनाकर ओके धनानंद से युद्ध किया। बहुत बड़ा युद्ध होने के बाद धनानंद वो युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए, बाद में उन्हें कैप्चर करके मार दिया गया। ओके, सो ये जो स्टोरी है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग है, बट जितने भी लिटरेचर सोर्सेस है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो जाए, जैन हो जाए या फिर वैदिक हो जाए मीन्स हिंदू धर्म के हो जाए, सब में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर नंदा जो थे वो पूरे आउटरूट हो गए, मीन्स उनको पूरा हटाकर अब मगध पर मौर्य साम्राज्य इस्टेब्लिश हुआ। देन नेक्स्ट हमें आगे ऐसा दिखता है कि इन 305 BC सेल्यूकस निकेटर ने वन लास्ट अटेम्प्ट किया उनकी लास्ट लॉस्ट टेरिटरी जो थी उसको रिकॉन्कर करने के लिए। बट अभी
ओके, ये इनिशियल सिचुएशन नहीं थी क्योंकि अब चंद्रगुप्त मौर्य ये मगध के सम्राट बने थे। उनके पास सभी मगध के नेचुरल रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से उनकी आर्मी एडवांस हो गई थी। यह चीज़ का अंदाज़ा सेल्यूकस निकेटर ने शायद से गलत लगाया, और उन्होंने जब मगध पर आक्रमण किया लॉस्ट टेरिटरी कॉन्कर करने के लिए, तब उन्हें बुरी तरह से हारना पड़ा। ओके, एंड एज अ कंपेंसेशन ऑफ अ वॉर, सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री ओके इन मैरिज और इन मैट्रिमोनियल अलायंस चंद्रगुप्त मौर्य इनको देनी पड़ी थी। इन रिटर्न चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट किए थे। ओके, ऐसा लिखा गया है। ओके, अब यहाँ से ओके वो जो एम्पायर था सेल्यूकस निकेटर का, और यहाँ पर इंडियन एम्पायर यानी चंद्रगुप्त मौर्य का, इनके बीच में अलायंस एस्टेब्लिश हुए, और ये इतने गहरे संबंध थे कि हमें ऐसा दिखता है कि सेल्यूकस निकेटर इन्होंने अपनी एम्बेसी ही चंद्रगुप्त मौर्य इनके दरबार में इस्टेब्लिश की थी, जहाँ पर उन्होंने अपने एम्बेसडर मेगास्थनीस को भेजा था। ओके, ये वही मेगास्थनीस है जो पाटलिपुत्र आएंगे और पाटलिपुत्र का पूरा अभ्यास कर अपनी किताब लिखेंगे, जिसका नाम था इंडिका। ओके, यह इंडिका एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हमें मौर्य साम्राज्य के इंफॉर्मेशन के बारे में, मौर्य साम्राज्य की सोसाइटी, मौर्य साम्राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से मीन्स अभी वो तो लॉस्ट हो चुका है। जो ओरिजिनल बुक थी मेगास्थनीस द्वारा कंपाइल्ड की हुई, वो अभी लॉस्ट हो चुकी है, बट उसके जो रिमेन्स है हमें कंटेम्प्रेरी ग्रीक राइटर द्वारा जो कोटेशन उन्होंने उनकी किताब में यूज़ किए थे, वो कोटेशन यूज़ करके एक रिमेन ओके एक रिमेन बना है इंडिका बुक का, जिसमें भी हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलती है। देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज ओके चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने अपने आखिरी समय में ओके मगध के गद्दी पर अपने पुत्र बिंदुसारा इनका ताजाभिषेक किया। ओके, राज्याभिषेक किया। अब बिंदुसारा मगध के नए सम्राट बने थे। ओके, और वे जो जैन धर्म को फॉलो करते थे, उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना ही प्रेफर किया। और अब यहाँ पर बात आती है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जैनिज्म में, कि मगध में एक बहुत बड़ा फेमिन आया था, बहुत बड़ा दुष्काल आया था। ओके, अकाल आया था। सो वो अकाल की वजह से जैनिज्म मगध में ही ना खत्म हो जाए, इसके लिए दक्षिण में जाकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ओके, ऐसा कुछ मॉन्क ने और कुछ लोगों ने निश्चय किया। सो उसमें जो थे चंद्रगुप्त मौर्य भी सहभागी थे। ओके, और उन मॉन्क का जो हेड थे वो थे भद्रबाहु। सो along with भद्रबाहु, many जैन monk travel to the डेक्कन एरिया। ओके, दक्षिण के तरफ। ओके, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। और जब वे दक्षिण में श्रवणबेल गौड़ा आए, ओके, सो अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, श्रवणबेल गौड़ा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने समाधि ले ली। और जैन ट्रेडिशन में जो समाधि है उसे कहते हैं सल्लेखना पद्धत। ओके, अब सल्लेखना एक ऐसी पद्धत है जिसमें वो जान देते हैं, कैसे जान देते हैं कि मीन्स फास्ट अनटू डेथ। ओके, वो भूखा रहकर अपना देह त्यागते हैं। ओके, भूखा रहकर देह त्यागने की जो एक पद्धत है, ओके, जो एक परंपरा है, उसे जैनिज्म में सल्लेखना पद्धत कहते हैं। उस सल्लेखना पद्धत से चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। ओके, एंड ही डाइड एट श्रवणबेलगौड़ा। ओके, अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन। सो यहाँ पर मगध साम्राज्य के सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इनका अंत हुआ। देन आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज राजा बिंदुसारा। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य इनके पुत्र राजा बिंदुसारा ये उनको सक्सीड करेंगे। अब राजा बिंदुसारा इनको कंटेम्प्रेरी ग्रीक राइटर इन्होंने अमित्र चेतास या फिर अमित्र घातास ऐसा मेंशन किया है। ओके, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। देन नेक्स्ट, राजा बिंदुसारा इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन्होंने मगध साम्राज्य का प्रसार दक्षिण तक किया था। ओके, एज फार एज मैसूर हमें ऐसा दिखता है। देन नेक्स्ट, राजा बिंदुसारा इनके संबंध सेल्यूसिड किंग जो थे सीरिया के, एंटियोकस प्रथम, इनके साथ थे। ओके, सो एंटियोकस प्रथम जो सेल्यूकस निकेटर को सक्सीड करेंगे। ओके, एंटियोकस प्रथम कौन, जो सेल्यूसिड निकेटर को सक्सीड करेंगे। अब वो वहाँ पर सेल्यूसिड किंग बनेंगे सीरिया के। ओके, सो उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। इसका सबूत हमें कैसे मिला है कि मौर्यन कोर्ट में ओके जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे इन्होंने ऐसा लिख कर रखा है राजा बिंदुसारा के, कि राजा बिंदुसारा के कोर्ट में
एंटियोकस प्रथम इन्होंने अपनी एम्बेसीज इस्टेब्लिश की थी और अपना दूत एम्बेसडर वहाँ पर भेजा था। ओके, एंटियोकस प्रथम इन्होंने मेगास्थनीज को वापस बुलाकर अपना एम्बेसडर डिमाइकस, ओके, इसे राजा बिंदुसारा इसके कोर्ट में सेटल्ड किया था और स्टेशन किया था। ओके, नेक्स्ट राजा बिंदुसारा और एंटियोकस प्रथम, ओके, इनके बीच में हुआ एक लेन देन, इसका भी मेंशन हमें कंटेम्प्रेरी राइटर करते हैं, जिसमें राजा बिंदुसारा द्वारा, ओके, एंटियोकस प्रथम इनको फिग वाइन एंड सोफिस्ट, ओके, इसकी डिमांड की गई थी, जिसके बदले एंटियोकस प्रथम इन्होंने फिग एंड वाइन इसको तो भेज दिया था, बट ग्रीक फिलोसोफर्स को ग्रीक लोग नहीं एक्सपोर्ट करते, ऐसा कहकर उनकी क्षमा मांगी थी। ओके, सो यह भी एक हमें कल्चरल एक्सचेंज उनके बीच में कैसा था, ओके, कैसे वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे, इसके बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट राजा बिंदुसारा, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजा बिंदुसारा ये आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिख कर रखा है। ओके, जिस तरह राजा चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म को फॉलो करते थे, ओके, और अशोका ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, यह लिख कर रखा है। ओके, और बहुत से इतिहासकारों ने लिख कर रखा है और इसके हमें सबूत भी मिले हैं। ओके, बट राजा बिंदुसारा के द्वारा मीन्स राजा बिंदुसारा के रिलेटेड हमें ऐसे कंफर्म एविडेंस नहीं मिली कि वे कौन से सेक्ट को फॉलो करते थे, बट कुछ जगह पर उनके द्वारा आजीविका सेक्ट को पैटर्नेज देने के मेंशंस हमें मिलते हैं। सो कुछ इतिहासकारों का यह कहना था कि राजा बिंदुसारा ये आजीविका सेक्ट में इंटरेस्टेड थे। देन नेक्स्ट ड्यूरिंग द रेंज ऑफ राजा बिंदुसारा ही, ओके, तक्षशिला में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था। ओके, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उससे नाराज होकर तक्षशिला के जो लोग थे, ओके, उनकी तरफ नज़रअंदाज किया जाने लगा, या फिर उनके साथ में बहुत बड़ा करप्शन, उनको मीन्स उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाने लगा। ओके, वो सप्रेशन से परेशान होकर तक्षशिला के लोगों ने रिवोल्ट किया था। ओके, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। सो ये एक बहुत बड़ा एक रिवोल्ट था तक्षशिला में हुआ हुआ। ओके, सो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए राजा बिंदुसारा इन्होंने अशोक को तक्षशिला भेजा था, ओके, एज अ गवर्नर बनाकर, और सम्राट अशोक ने, ओके, उस वक्त एज अ गवर्नर तक्षशिला का रिवोल्ट सक्सेसफुली सप्रेस किया था। ओके, सो ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था एज अ गवर्नर। देन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, ओके, राजा बिंदुसारा के बारे में एक और चीज़ लिखी गई है बुद्धिस्ट monk तारानाथ इनके द्वारा, कि दो दो नदियों के बीच की ज़मीन पूरी की पूरी राजा बिंदुसारा इन्होंने कॉन्कर की थी। ओके, लैंड बिटवीन दी टू सी, ओके, ईस्ट और वेस्ट की जितनी दो भी नदी मीन्स बे ऑफ बंगाल पकड़ लो अपन, और अरेबियन सी के बीच में की पूरी ज़मीन राजा बिंदुसारा इन्होंने कॉन्कर की थी, ऐसा उनके बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा गया है। मीन्स उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मगध साम्राज्य कितना बड़ा विस्तार हो चुका है। ओके, देन नेक्स्ट ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, राजा बिंदुसारा इनके आखिरी दिनों में जो युवराज थे, जो उनके पुत्र थे, ओके, उनमें थ्रोन को सक्सीड करने के लिए अब एक वॉर शुरू हुआ, एक सिविल वॉर शुरू हुआ। कौन थ्रोन को सक्सीड करेगा, कौन थ्रोन को सक्सीड नहीं करेगा। मोस्टली राजा जो गवर्नर सुषम थे, ओके, युवराज सुषम थे, वे राजा बनेंगे ऐसा कंफर्म ही था। बट राजा अशोक, ओके, प्रिंस अशोक, इनको राजा बिंदुसारा इनके महामंत्री का सपोर्ट था। जब राजा बिंदुसारा उनके आखिरी दिनों में थे, तब राजा अशोक को, ओके, मीन्स युवराज अशोक को उनके महामंत्री ने संदेश भेजकर पाटलिपुत्र बुला लिया, ताकि सुषम ये अपना राज्याभिषेक ना कर सके। तो वहाँ पर जब राजा बिंदुसारा की मृत्यु हो जाती है, तो राजा बिंदुसारा की मृत्यु के बाद हमें एक बहुत बड़ा सिविल वॉर युवराजों के बीच में हुआ हुआ दिखता है। अब इसके बारे में बहुत से जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर में बहुत से हमें वेरिएशन दिखते हैं, डिफरेंस दिखता है। ओके, जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वो बताते हैं कि सम्राट अशोक मीन्स अशोक इन्होंने अपने 99 भाई का कत्ल करके, ओके, सिर्फ एक भाई को जीवित छोड़ा था, जो थे सबसे छोटे टिस्सा। ओके, बाकी सभी भाइयों का कत्ल करके उन्होंने थ्रोन को सक्सीड किया था। और वहीं पर जैन लिटरेचर वो कहते हैं कि सम्राट अशोक इन्होंने अपने 999 भाइयों का कत्ल करके, ओके, सो मगध थ्रोन को सक्सीड किया था। ओके, बट कॉमन यही था कि जो टिस्सा थे सबसे छोटे और उनके प्रिय भाई, उनको उन्होंने नहीं मारा, उनको उन्होंने जीवित छोड़ा, और वो छोटे ही थे, उनको थ्रोन के लिए चैलेंज करने वाले नहीं थे। इसीलिए क्योंकि सम्राट अशोक अशोक इन्होंने अपने 99 भाई को मारा था, इसीलिए ब्राह्मणिकल सोर्सेस में उन्हें चंट अशोक
ओके, मीन्स राक्षस अशोक, चंट अशोक, ऐसा भी ज़िक्र उनका किया गया है। इतने वे क्रूर थे, इतने वो क्रूर थे, सोचो आप फिर, इतना क्रूर व्यक्ति जो अपने 99 भाइयों को मारकर थ्रोन को सक्सीड करता है, वह आगे कैसे जीवन में पूरा एकदम विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। ओके, सो एनीवे, सम्राट अशोक इन्होंने ये जो स्ट्रगल था थ्रोन को कैप्चर करने के लिए, वो लगभग 4 साल तक लड़ा। आफ्टर 4 ईयर, ओके, उन्होंने फाइनली 268 बीसी में थ्रोन कैप्चर कर लिया और फॉर्मली खुद को एज अ क्राउन किंग क्या कर दिया, क्रोनेशन कर लिया। ये सब इंफॉर्मेशन हमें सम्राट अशोक द्वारा इशूड उनके इंस्क्रिप्शन में मिली है। देन नेक्स्ट, सम्राट अशोक के थ्रोन पर असेंड करने के बाद उनके जो फॉर्मल एज अ किंग के ईयर्स थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो आएगा वो आएगा 260 बीसी में, जब सम्राट अशोक इन्होंने कलिंग से वॉर किया था। ओके, और कलिंग का वॉर इतना खतरनाक था। ओके, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वहाँ पर जो नदी थी, एक्चुअली वो नदी का कलर चेंज होके वो पूरी लाल बन गई थी। इतना खून, इतना रक्तपात उस कलिंग युद्ध में हुआ था। ओके, यह देखकर वह विचलित हो गए थे। अब युद्ध मीन्स एज अ सिपाहियों के बीच में ही लड़ाई नहीं हुई। जब कलिंग का युद्ध शुरू हुआ, सम्राट अशोक के तो अपना सैन्य था ही। ओके, वे सैन्य लेकर वहाँ पर आए थे, बट कलिंग कंपेयर टू मगध इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, एक छोटा सा राज्य था। वहाँ पर जो सैनिक आए थे, वह सैनिक, सब सैनिकों को मगध सेना ने मार दिया। जब वह सैनिक नीचे गिरे, ऐसा कलिंग की आम जनता को दिखा, तो कलिंग की जनता भी उस वॉर में कूद गई। वे वॉर लड़ना शुरू हुए। जब आम जनता में पुरुष इनकी भी हत्या हुई, तो कलिंग की महिलाएं भी ओके हथियार उठा के वॉर में आ गए, बच्चे भी हथियार उठा के वॉर में आ गए। मीन्स बच्चे तक वॉर में आ गए और बच्चों को भी मारना पड़ा वो वॉर जीतने के लिए। सो इतना खून खराबा हुआ, जिस युद्ध में बच्चों को, औरतों को और पुरुषों को सबको मारना पड़ा। इतना खून खराबा देखकर ही उनका मन आगे चलकर विचलित हुआ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर याद रखना, जैसे कि मैंने कहा है कि सम्राट अशोक के अलावा कलिंग युद्ध जीतने वाले दूसरे एकमेव राजा थे महापद्मनंदा। ओके, महापद्मनंदा एंड अशोका, इन दोनों ने ही कलिंग कलिंग के साथ युद्ध किया था और सक्सेसफुली वे कलिंग की युद्ध जीते थे। ओके, देन कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध से उन्होंने लगभग 1.5 लाख कैदी ओके मगध साम्राज्य में लाए थे, ऐसा कंटेम्प्रेरी लिटरेचर सोर्सेस में लिखा गया है। खुद अशोक द्वारा ही ओके उनके इंस्क्रिप्शन में इसका मेंशन हमें दिखता है। देन भाबरा इंस्क्रिप्शन जो है, ओके भाबरा इंस्क्रिप्शन, उस इंस्क्रिप्शन में हमें ऐसा भी मेंशन मिलता है कि आफ्टर द कलिंग वॉर, ओके उसके 2.5 साल बाद सम्राट अशोक इन्होंने बुद्धिस्ट मंक उपगुप्त इनके इन्फ्लुएंस में आकर बुद्धिज्म को अपनाया था। देन फ्रॉम वन ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन, ओके जो मेजर रॉक एडिक्ट 13 है, उससे हमें ऐसा पता चलता है कि सम्राट अशोक इनके कंटेम्प्रेरी जो नेबरिंग स्टेट थे, उसमें चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलापुत्र मीन्स चेरा, ओके एंड ताम्रलिप्ति, सिलियन, यह कुछ राज्य थे। वैसे सम्राट अशोक द्वारा इश्यूड सभी इंस्क्रिप्शन हम आर्ट एंड कल्चर का जब कोर्स मीन्स प्रोग्राम शुरू करेंगे, उसमें जब आर्किटेक्चर या फिर स्कल्पचर की हम पढ़ाई करेंगे, तो उसमें अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है उनका डिटेल पढ़ाई करेंगे। कौन सी इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है वह हम डिटेल एनालाइज करेंगे। ओके, सो अगर सम्राट अशोक इनके कंटेम्प्रेरी ग्रीक रूलर के बारे में हम देखें, तो उसमें हमें ऐसा दिखता है कि एंटियोकस सेकंड ऑफ सीरिया, इजिप्ट में टोलेमी टू, मैसेडोनिया में एंटिगोनस, सीरियन में मगस एंड इप्रिस में अलेक्जेंडर है। ओके, इनका मेंशन हमें मिलता है। देन नेक्स्ट, अशोका, इनके कनेक्शन नेपाल के साथ भी थे, इसके भी हमें लिटरेचर सोर्सेस मिलते हैं। जैसे कि अशोका इन्होंने नेपाल के एक अपने नोबल देवपाला, इनके साथ अपनी पुत्री चारुमती, ओके इनका विवाह किया था, इसका मेंशन हमें मिलता है। ओके, इसका मेंशन हमें लिटरेचरी सोर्सेस में मिलता है कि अशोका इन्होंने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल की नोबल देवपाला इनके साथ किया था। देन उनके ही कंटेम्प्रेरी रूलर जो थे सिलियन के, टिस्सा नाम के, वे अशोका से बेहद प्रभावित थे। ओके, और अशोका से और अशोका के धम्म से बहुत प्रभावित थे वो, इसीलिए सम्राट अशोक इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा,
इनको एज अ बुद्धिस्ट मिशनरी सिलियन में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। इतना ही नहीं, उन दोनों के साथ में उन्होंने जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष था जिसके अंडर बैठकर ही बुद्ध इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, उसकी एक ब्रांच भेजी थी एज अ गिफ्ट, ओके, जिसे वहाँ पर लगाया गया था उन राजा टिस्सा, इस राजा के द्वारा। देन नेक्स्ट हमें इंस्क्रिप्शन से एक और चीज़ पता चलती है कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, ओके। और ब्रदर्स में, ओके, बहुत से ब्रदर है, बट उन ब्रदर में प्रोमिनेंटली हम सुशम और टिस्सा इनको क्लियरली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। सुशम जो थे, मैंने कहा था सुशम के बीच में और अशोक के बीच में थ्रोन को लेकर बहुत सारा टसल हुआ था, थग ऑफ वॉर हुआ था, जिसमें सुशम की हत्या करके अशोक इन्होंने थ्रोन कैप्चर कर लिया था, ओके। सो सुशम कौन थे? तो एल्डेस्ट ब्रदर। टिस्सा कौन थे? तो यंगेस्ट ब्रदर, ओके। देन उनकी पत्नियों में असंधिमित्ता, तिस्सरका और कौरवकी, ओके, एंड पद्मावती, ये 3 नाम हमें दिखते हैं। और अशोका के पुत्र में हमें महेंद्रा, तीवरा, कुणाल एंड तलुका, इनका जिक्र मिलता है। और पुत्रियों में संघमित्रा एंड चारुमती, इन 2 पुत्रियों का मेंशन हमें उनके इंस्क्रिप्शन में मिलता है। देन नेक्स्ट, अशोका के मृत्यु के बाद हमें ऐसा नज़र आता है कि 50 साल के भीतर ही पूरा मौर्य साम्राज्य कोलैप्स हो चुका था, मतलब एंड हो चुका था, ओके। जो अशोका के बाद जितने भी रूलर थे वे एज अ लेटर मौर्य ही पहचाने जाने लगे, ओके। सो अशोका के मरने के बाद ही जो मौर्य साम्राज्य था वो 2 भागों में विभाजित हुआ था, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, ओके। सो वेस्टर्न पार्ट जो था वो पहले रूल किया गया था कुनाला इनके द्वारा। देन फॉर अ शॉर्ट टाइम संप्रीति इन्होंने रूल किया। देन ईस्टर्न पार्ट जो था वो सक्सेसिवली किसने सक्सीड किया था? सो दशरथा इनके द्वारा। दशरथा के बाद संप्रति, देन शशिसुका और सलीसुका, देन देवरामन, देन सत्यधमन एंड फाइनली बृहद्रथ, ओके। वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने करेक्शन कर लेना, बृहद्रथ है वो, ओके। हाँ, ये लास्ट में मेंशन किया है। सो बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर, ओके। ये मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड थे, जिनकी हत्या उनके ही मंत्री, ओके, उनके ही महामंत्री थे, ओके, पुष्यमित्र शुंगा नामक, उन्होंने उनकी हत्या क्या कहते हैं हम 184 बीसी में, ओके। और वो भी उन्हें पब्लिक के सामने मारा था, ये याद रखो। ऐसा जिक्र हमें मिलता है लिटरेरी सोर्सेस में कि जो लास्ट रूलर थे, कौन? बृहद्रथ, इनको पुष्यमित्र शुंगा इन्होंने पब्लिक के बीच में लाकर उनकी हत्या कर दी थी, ताकि उनका जो डर है वे पब्लिक के मन में बैठे, पब्लिक रिवोल्ट ना करे, ओके। वैसे भी वे कमांडर इन चीफ थे, सेना प्रमुख थे, सेनापति थे। सो जब उन्होंने राजा को मार के थ्रोन कैप्चर कर लिया, ओके, सो उनका स्टेटस या फिर उनका डर कहो कॉमन पीपल के बीच में बैठ गया, ऐसा हमें दिखता है। और यहाँ से लेटर मौर्य फेज में सबसे पहली जो डायनेस्टी एस्टैब्लिश होंगी वो थी शुंग डायनेस्टी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, इस शुंग लेक्चर में सेपरेट देखेंगे, ओके। मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में शुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, इनके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे लेटर मौर्यन एज में, ओके। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मौर्यन साम्राज्य से रिलेटेड देखना है वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोर और लेस वेलफेयर स्टेट। ये हमें कैसे पता चलता है? उनकी नीतियों द्वारा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ओके। और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन ये हेवीली इन्फ्लुएंस था कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, यह चीज़ आप न भूलिए, ओके। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यन जो स्टेट था वो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड था। देन नेक्स्ट अगर हम कंपोनेंट देखें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के, सो उसमें हमें दिखता है कि फर्स्ट कंपोनेंट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ऑब्वियसली फाउंटेन ऑफ पावर कौन रहेगा? तो किंग, क्योंकि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से, ओके, हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से किंग वाज पिवोटल ऑफ रोल, ओके, मीन्स वो बहुत मुख्य भूमिका निभाते थे, ओके। देन मौर्य साम्राज्य के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वे एक पैट्रियनियल मोनार्च थे, ओके। पैटर्नल मोनार्च थे, पैट्रियनियल मोनार्च थे, कुछ भी कह सकते हो आप, ओके। वे अपने सब्जेक्ट को एज अ चिल्ड्रन समझते थे, ओके। जितने भी प्रजा है उनकी एक बच्चे की तरह है, ओके, उनका ख्याल रखना है। यह हमें उनकी नीतियों से भी पता चलता है। देन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो था मंत्रीज का, ओके। मंत्री मीन्स मिनिस्टर, जो आज के मॉडर्न मिनिस्टर है, ओके। वे सबसे हाईएस्ट ऑफिस रहते थे आफ्टर किंग, ओके। और जिनके एडवाइस किंग भी, ओके, नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में। किंग को
अगर कोई डिसीजन लेना होता था तो उन्हें पहले डिस्कस करना पड़ता था मंत्रिपरिषद से, याद रखो। ओके। और मंत्रिपरिषद में जो मंत्री रहते थे वो वेरी होते थे 3 या 4 में। ओके। वे पोर्टफोलियो भी ओके रहता था उनके पास। याद रखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, मंत्रिपरिषद में सिर्फ मंत्री नहीं रहते थे, उसमें हाई लेवल के ऑफिशियल्स भी रहते थे, जो हाइयर ऑफिशियल रहते थे। ओके। हाई लेवल के मंत्रिपरिषद इज डिफरेंट फ्रॉम मंत्रीगण। ओके। जो मंत्री थे वे डिफरेंट है मंत्रिपरिषद से, ये चीज़ याद रखना। ओके। मंत्री में सिर्फ मंत्री आएंगे जो सिलेक्टेड थे 3-4। मंत्रिपरिषद में आपके अदर ऑफिशियल जो थे हाइयर लेवल के वो भी इंक्लूड करते थे। ओके। और मंत्री एज अ पोर्टफोलियो ही वर्क करते थे उस वक्त। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि जो सिविल सर्वेंट थे, जो हाईएस्ट जुडिशियल या फिर कहेंगे हम हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी थी, उन्हें अमात्य इस नाम से मेंशन किया गया जाता है और जाता था। इसके भी हमें सबूत मिले हैं। अमात्य ये वर्ड आइडेंटिफाइड किया गया है हाईएस्ट लेवल के सिविल सर्वेंट इनके लिए। ओके। और उनके क्वालिफिकेशन या फिर उनके जो एग्ज़ाम या फिर उनके सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस जो है कौटिल्य इन्होंने लिख कर रखी है उनकी किताब में। ओके। उनके मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, सब ड्यूटी फंक्शन रूल सब उनका लिख कर रखा है कौटिल्य इनके द्वारा। ओके। देन हमें ऐसा भी नज़र आता है कि कौटिल्य ओके इन्होंने जिस अमात्य का मेंशन किया था वह सिमिलर ही है अशोकन एडिक्ट में मेंशन महामात्य की तरह। ओके। अशोक के पीरियड के वक्त शायद से उनका नाम बदलकर उनका नाम महामात्य कर दिया होगा, बट वे सिमिलर फंक्शन ही ओके करते थे, सिमिलर ही वर्क करते थे, जो सेम वर्क इधर अमात्य करते थे। देन नेक्स्ट अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखें हम, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 2 ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक समहर्ता और दूसरा सन्निधाता। ओके। सो समहर्ता कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी समहर्ता के पास में? सो कलेक्शन करने का, किसका? ऑल एम्पायर के रेवेन्यू का। ओके। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज हो सकता है ओके टेक्निक रेवेन्यू कलेक्ट करने का, बट जो मेन था वो कौन था? समहर्ता, इंचार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द रेवेन्यू ऑफ एम्पायर। ओके। देन नेक्स्ट जो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर थे उनको कहा जाता था सन्निधाता। ओके। सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर, समहर्ता एंड सन्निधाता। समहर्ता इज इंचार्ज ऑफ ऑल रेवेन्यू ऑफ एम्पायर एंड सन्निधाता इज चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। देन नेक्स्ट मिलिट्री डिपार्टमेंट अगर देखें हम, सो मिलिट्री डिपार्टमेंट वेयर अंडर ऑफ कमांडर इन चीफ, जिनको सेनापति इस नाम से आइडेंटिफाइड किया गया है उन इंस्क्रिप्शंस में। ओके। उनका काम था कि जो सेवरल अध्यक्ष थे ओके मीन्स सुपरिटेंडेंट विंग के जो विंग रहते हैं ओके सेपरेट विंग थे। ओके। फॉर एग्जांपल इन्फेंट्री की विंग अलग, कैवलरी की विंग अलग, वॉर एलिफेंट की विंग अलग, चैरियट इनकी विंग अलग, ट्रांसपोर्ट की विंग अलग। ओके। ये सब विंग जो थी उन विंग के हेड कौन? अध्यक्ष। और उन अध्यक्ष पर कंट्रोल रखना ओके किसका काम था? सेनापति का काम था। इसके बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें इंडिका किताब में भी मिलती है, जिसे मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। उसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि यह जो 6 कमिटी यहाँ पर लगभग 30 मेंबर्स जो थे वो लुक आफ्टर करते थे पूरे मैटर की तरफ, जिनको 6 कमिटी में बांटा गया था 5-5 मेंबर के। ओके। मीन्स 6 कमिटीज थी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर हु लुक आफ्टर एवरी मैटर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो व्यापार ओके और उद्योग इनको भी देखने के लिए एक सेपरेट अध्यक्ष ओके अपॉइंट किया जाता था सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ से, जो प्रोडक्शन सप्लाई प्राइस ओके एज वेल एज वेट्स एंड मेजर के स्टैंडर्ड थ्रू आउट द एम्पायर मेंटेन करते थे। ओके। उनका काम था मेंटेन करना, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके। देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी नज़र आता है कि मौर्यन एम्पायर में एस्पेनाइज जो थे उस डिपार्टमेंट को भी बहुत महत्व था। ओके। एस्पेनाइज इनको गरुड़ पुरुष, गुढ़ा पुरुष कहेंगे हम, गरुड़ नहीं सॉरी, गुढ़ा पुरुष इस नाम से मेंशन किया गया है, जिसे सीक्रेट एजेंट ऐसा भी कहा जाता है। ओके। इनका काम था जितनी भी अनवांटेड एक्टिविटीज़ एम्पायर में हो रही है उन पर नज़र रख के उनका रिपोर्टिंग राजा इनके पास करना। और सेंट्रल अथॉरिटी ने स्पेनिश डिपार्टमेंट पर कंट्रोल रखने के लिए महामात्य पसरपा इनको अपॉइंट किया था। ओके। और ये महामात्य पसरपा इनको अशोकन एडिक्ट में मेंशन पट्टी वेदकास या फिर पुल्लिसनिस इनके साथ करस्पॉन्ड किया गया है। ओके। ओवरऑल हमें ऐसा दिखता है कि स्पेनिश डिपार्टमेंट पर भी सेंट्रल अथॉरिटी का बहुत ज़्यादा फोकस था। देन नेक्स्ट जुडिशियल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें,
तो कौटिल्य द्वारा दो कोड का मेंशन हमें मिलता है, एक धर्मस्थिया और दूसरा कंतका शोधनास, ओके, जिसे हम सिविल एंड क्रिमिनल कोड कहते हैं, इसका मेंशन मिलता है। और नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस मीन्स हायर कोर्ट का एग्जिस्टेंस, कैपिटल, ओके, जो कैपिटल थी मौर्य साम्राज्य की वहाँ पर है, ऐसा भी मेंशन हमें मिला है, जिसे हेड चीफ जस्टिस करते थे, जिन्हें धर्माधिकारी, ऐसा भी एक मेंशन हमें मिलता है। देयर वेयर ऑल्सो मेंशंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट एट डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। देन नेक्स्ट अगर पुलिस डिपार्टमेंट की हम बात करें, ओके, सो पुलिस जो है हेडक्वार्टर हमें ऑल प्रिंसिपल सेंटर जो थे वहाँ पर मिलते हैं, जिसमें पुलिस जेल जो थी उसे प्रॉपर बंदगारा, ओके, ऐसा कहा गया है, और जो लॉकअप थे उसको चरका ऐसा भी कहा गया है। हमें डिफरेंशिएशन दिखता है, ओके, जो जेल है वो डिफरेंट है किससे, पुलिस लॉकअप से, ओके, मीन्स प्रॉपर पुलिस सिस्टम हमें एस्टैब्लिश, ओके, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त दिखती है। देन नेक्स्ट अगर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो कौटिल्य इन्होंने क्लियरली जो नगर के हेड रहते हैं, ओके, नगरिका मीन्स सिटी सुपरिटेंडेंट, उनकी ड्यूटी के बारे में मेंशन किया है, जिसमें मेनली मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आता है, ओके, और अदर भी ड्यूटीज आती है, ओके। और हमें ऐसा भी मेंशन मिलता है कि जो नगरिका थे, सिटी सुपरिटेंडेंट थे, उनको असिस्ट करने के लिए दो और ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे, जिन्हें अस्टेनोमोई इस नाम से पहचाना जाता था या फिर आइडेंटिफाइड किया गया है। देन हमें मेगास्थनीज के इंडिका से भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलती है कि जो म्यूनिसिपल कमीशन था उसमें भी सेम 30 मेंबर थे, जो 6 बोर्ड में डिवाइडेड थे, 5 ईच, ओके, टू लुक आफ्टर एवरी सिंगल डिपार्टमेंट, ओके, उसमें भी डिपार्टमेंट का कैटेगराइजेशन किया गया था, और हर डिपार्टमेंट एक कमेटी के अंडर रखा था, जिस कमेटी में 5 मेंबर्स, ओके, इस सहभागी थे। मीन्स आप देखो कितना प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, वह हमें मौर्य साम्राज्य के वक्त दिखती है, ओके, ऑल थैंक्स टू कौटिल्य एंड हिज एबल एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स। देन नेक्स्ट अगर प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, तो अशोकन एडिक्ट से हमें ये क्लियरली पता चलता है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो मेनली 4 प्रोविंसेस में डिवाइड था, ओके, जिसमें जो उत्तर पट था मीन्स नॉर्दर्न एरिया वो था तक्षशिला, यहाँ पे राजधानी। जो दक्षिण पट था मीन्स सदर्न, वो था सुवर्णगिरी यहाँ पर। देन अवंतीपट एट उज्जैन, एंड कलिंग एट तोशिला और धवली, ओके, कलिंग ये लास्ट लास्ट में डिमार्केट किया गया था, ओके। और ये जो चारों थे एरिया, चारों प्लेसेस जो थे, ओके, डिवीजन थे, उसे एक वाइसरॉय के अंडर, ओके, रखा गया। वाइसरॉय मीन्स गवर्नर फॉर एग्जांपल, और उस गवर्नर को, उस वाइसरॉय को एक काउंसिल दी गई, ओके, जो काउंसिल कंसिस्ट थी मल्टीपल मिनिस्टर्स के। और ये मिनिस्टर्स जो थे वो एज ए चेक ऑन पावर करते थे वॉइसरॉय के, मीन्स कोई भी डिसीजन, ओके, हार्शली वॉइसरॉय नहीं ले जिसका परिणाम किंगडम के लिए अच्छा ना हो, ओके, मीन्स वॉइसरॉय के पावर पर एज अ चेक वर्क करता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो अपॉइंट थी इन वॉइसरॉय के लिए, ओके। देन जो प्रोविंसेस थे, ओके, मेनली वो फर्दर डिवाइड होते थे आपके डिविजन्स में, ओके, जिन डिवीजन को अंडर रखा जाता था प्रदेशत्री या फिर प्रदेशिका इन अथॉरिटी के, ओके। और जो प्रदेशिका या फिर प्रदेशत्री ये ऑफिशियल्स है, इनको कोई भी एडवाइजरी काउंसिल नहीं रहती थी, ओके। एडवाइजरी काउंसिल कहाँ पर है या फिर काउंसिल इन मिनिस्टर कहाँ पर है, तो वो सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पर। देन प्रोविंसेस वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिवीजन, एंड डिवीजन वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, ओके। और डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर थे, तो राजूकास इनके अंडर। और राजूकास का फंक्शन जो है वो आज सेम मॉडर्न कलेक्टर की तरह ही था, जिनको असिस्ट करने के लिए युक्तस नाम के ऑफिशियल अपॉइंट किए जाते थे, ओके। युक्तस मीन्स फॉर एग्जांपल वो सेक्रेटेरिएट एंड अकाउंटिंग संभालते थे, ओके। युक्तस का मेन काम क्या था, तो अकाउंटेंट देखना मीन्स अकाउंट से रिलेटेड सब चीज़ें देखना, और एडमिनिस्ट्रेटिव सभी चीज़ें राजूकास देखते थे। देन डिस्ट्रिक्ट वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ विलेजेस, ओके। ग्रुप ऑफ विलेजेस में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाता था, जिनको स्थानीय कास्ट के अंडर रखा जाता था। और स्थानीय कास्ट को असिस्ट करने के लिए सेम गोपस रहते थे। गोपस का काम सेम युक्तस की तरह अकाउंटिंग देखना, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जितने भी थे इंपॉर्टेंट वो किनके अंडर थे, तो स्थानीय कास्ट इनके अंडर। देन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे लोअर जो रैंक था, ओके, वो किसका था, विलेज का,
और विलेज किसके अंडर था, तो ग्रामीणी के अंडर, और ग्रामीणी को असिस्ट करने के लिए विलेज काउंसिल, पंचायत, जैसे हम आज देखते हैं कि पंचायत असिस्ट करती है जो विलेज का हेड रहता है ग्रामीणी उसको। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है वो मौर्यन सोसाइटी कैसे थी। ओके, सो मौर्यन सोसाइटी के बारे में मेगास्थनीज के बुक इंडिका में से हमें एक चीज़ पता चलती है कि मेगास्थनीज ने ऐसा लिखा है कि जो इंडियन सोसाइटी थी या फिर हम कंटेम्प्रेरी मौर्यन सोसाइटी जो थी वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी। ओके, जिसमें मेगास्थनीज द्वारा फिलोसोफर, एग्रीकल्चरिस्ट, सोल्जर, आर्टिशियन, शेफर्ड, हंटर, ओके, ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट एंड स्पाइज, ऐसे 7 कैटेगराइजेशन किए थे। और यहाँ पर आपको कोई भी रिलीजियस लाइन मेगास्थनीज द्वारा मेंशन की हुई नहीं दिखती है। सो ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मेगास्थनीज ने ये क्लासिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन किया है। ओके, जो क्लियरली इंडियन सोसाइटी को नहीं दर्शाता। देन नेक्स्ट हमें मेगास्थनीज के इंडिका में एक और मेंशन मिलता है कि जो पीपल थे मौर्यन साम्राज्य में वो जनरली ऑनेस्ट थे। ओके, एंड जो चोरी थी वो बहुत ही रेयर ऑकरेंस में होती थी, क्योंकि जो कोड ऑफ पनिशमेंट था, ओके, वह बहुत मीन्स कठोर था। मीन्स अगर चोरी भी करोगे तो आपको मारने की ही शिक्षा रहती थी, जीवित मतलब डेथ पेनल्टी ही रहती थी। सो उसकी वजह से जो थेफ्ट था या फिर चोरी भी बहुत रेयर ऑकरेंस था, बाकी के तो आप गुनाह छोड़ ही दो। देन नेक्स्ट मेगास्थनीज ने इंडिका में एक और मेंशन किया था इम्पोर्टेंट, वो कि जो लोग थे मौर्य साम्राज्य के वो फेमिन और स्कार्सिटी से अननोन थे। बट यह कहना तो बहुत गलत होगा कि इंडियंस को ओके फेमिन के बारे में पता नहीं था, क्योंकि कौटिल्य ने उनकी किताब अर्थशास्त्र में क्लियरली डिमार्केट किया था कि जब कभी कोई अकाल आए तो अकाल आने पर किसी राजा के द्वारा कौन से उपाय योजना किए जाने चाहिए, इसके बारे में मेंशन कौटिल्य ने इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र इस किताब में किया है, जिससे इंडियंस को अकाल क्या रहता है या फिर मौर्यन एज में अकाल क्या चीज़ थी इसके बारे में फुल्ली वे अवेयर थे। इसीलिए तो क्या कहेंगे हम, कौटिल्य इन्होंने उनकी किताब अर्थशास्त्र में फेमेन रिलीफ मेजर्स के बारे में मेंशन किया था। देन नेक्स्ट सोशल कंडीशन की अगर बात करें तो मौर्यन पीरियड में स्पेसिफिकली हमें ऐसा दिखता है कि जो शूद्र और वैश्य थे, ओके, अकॉर्डिंग इन सेंस ऑफ इकोनॉमिकल, ओके, इकोनॉमिकल सेंस में उनके बीच का जो गैप है वो कम होते जा रहा है। ओके, उनके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है बट इकोनॉमिकल वे में। बट अगर सोशल स्टेटस की बात करें वहीं पर, तो वो वैसे की वैसा ही था। देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन सोशल स्टेटस ऑफ द शूद्रा, बट इकोनॉमिकली वे प्रॉस्पर होते जा रहे थे। ओके, और कंटेम्प्रेरी इतनी थिन लाइन हो गई थी कि वैश्य और शूद्र इनमें ज़्यादातर अंतर नहीं रहता था। ओके, बट सोशल डिफरेंस होने की वजह से ही हमें ऐसा दिखता है कि उस वक्त में जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट थे, जैसे कि जैनिज्म हो जाए या फिर बुद्धिज़्म हो जाए, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएंगी। देन नेक्स्ट अगर हम वुमन के स्टेटस की बात करें तो कंपैरेटिवली आने वाले वक्त से या फिर पिछले वक्त से थोड़ा अच्छा ही वुमन का स्टेटस था ड्यूरिंग मौर्यन एज। ओके, ड्यूरिंग मौर्यन रूल ओनली। ओके, ऐसा क्यों था, क्योंकि जो मौर्यन रूलर थे वो बेसिकली बुद्धिज़्म और जैनिज्म को फॉलो करते थे, हेटेरोडॉक्स सेक्ट को फॉलो करते थे, और ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट थोड़ा ज़्यादा कंसिडरेट करते थे वुमन की पोजीशन को कंपैरेटिवली वैदिक सिचुएशन से। ओके, क्योंकि वैदिक सिचुएशन में वुमेन्स को एज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ही मेंशन किया गया था। सो वुमेन के स्टेटस में हमें इस वक्त मौर्यन एज में थोड़ा कंसिडरेबली इम्प्रूवमेंट हुआ हुआ दिखता है। ओके, मेगास्थनीज द्वारा भले ही पॉलीगमी की प्रैक्टिस बढ़े जाने का मेंशन मिलता है, बट हमें वुमेन एज अ पैलेस गार्ड एम्प्लॉयड किए गए या फिर वुमेन एज अ किंग्स बॉडीगार्ड स्पाई एम्प्लॉय किए गए थे, इसका भी मेंशन हमें मिलता है। ओके, अगर ओवरऑल बताया जाए तो वुमेन सेकेंडरी ही थे मेंस के, बट उनकी पोजीशन इतनी खराब नहीं थी जितने आने वाले वक्त में यानी गुप्त पीरियड में होगी। देन नेक्स्ट मौर्यन इकोनॉमी। तो मौर्यन इकोनॉमी में हमें ऐसा दिखता है कि कौटिल्य द्वारा क्लियरली स्टेट को गाइडलाइन दी गई थी, जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि जितने भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी के, उन्हें रेगुलेट या फिर कंट्रोल करने के लिए ओके सुप्रिटेंडेंट अध्यक्ष को अपॉइंट कीजिए। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखने के लिए एक सेपरेट अध्यक्ष, ट्रेड एंड कॉमर्स देखने के लिए सेपरेट अध्यक्ष, वेट एंड मेजर्स के स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट मौर्यन एम्पायर रखने के लिए आप एक अध्यक्ष अपॉइंट कीजिए। ओके, मीन्स देखो आप, जो मार्केट है, मार्केट में यूनिफॉर्मिटी रहने पर भी उनका ज़्यादा फोकस है। ओके, ऐसा हमें अर्थशास्त्र में बताए गए कौटिल्य के इन निर्देशों से पता चलता है। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो
जो मौर्यन स्टेट लैंड थी, जो गवर्नमेंट ओन लैंड थी, उसको एज अ सीता मेंशन किया गया है। ओके। और जो ऑफिसर या फिर जो अध्यक्ष इस सीता पर नज़र, इस स्टेट लैंड पर नज़र रखता था, उसे सीताध्यक्ष इस नाम से आइडेंटिफाइड किया गया है। ओके। और ये सीताध्यक्ष, ये जो सुपरवाइजर सुपरिटेंडेंट था, ये मल्टीपल स्लेव्स या फिर लेबर को हायर करता था अपनी हेल्प के लिए। ओके। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट कि जो स्टेट लैंड थी, वे रॉयल इनकम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। ओके। वहाँ से जो इनकम आता था, वे रॉयल इनकम के रेवेन्यू में बहुत ही मेजर शेयर, ओके, कंट्रीब्यूट करता था। देन नेक्स्ट हमें अर्थशास्त्र से यह भी चीज़ पता चलती है कि जो मौर्यन स्टेट था, वो इटसेल्फ एंगेज था ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके, ट्रेड एंड कमोडिटी प्रोडक्शन में। ओके। ये चीज़ याद रखना, स्टेट गुड जो थे, आज भी जैसे स्टेट कुछ गुड को प्रोड्यूस करते हैं जो इसेंशियल है पब्लिक के लिए, कॉमन पीपल के लिए। ओके। सो इसेंशियल कमोडिटीज जो रहती थी, वे उस वक्त भी स्टेट खुद ही प्रोडक्शन करते थे और उसे नॉर्मली प्राइवेट ट्रेडर की हेल्प से बेचते थे। देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी नज़र आता है कि जो माइनिंग या फिर मेटलर्जी डिपार्टमेंट था, ओके, उस पर मौर्यन स्टेट की मोनोपोली थी। ओके। क्योंकि आज जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर यूरेनियम या फिर जितनी भी ऐसे हज़ार्डस या फिर जो भी आगे चलकर हमें थ्रेट बन सकते हैं, वो सभी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने खुद के पास ही रखे हैं, उस पे गवर्नमेंट की ही मोनोपोली है, प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं है। ठीक उसी तरह ही मौर्यन साम्राज्य में भी मेटलर्जी जो था, ओके, जिससे वेपन बन सकते थे, वे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने 100% मोनोपोली रखकर अपने पास ही रखा, जिससे वे आर्मामेंट, शिप बिल्डिंग, कॉइन, करेंसी, ओके, ऐसे बहुत से अलग अलग सेक्ट में अपने कंट्रीब्यूशन देते थे। देन अपार्ट फ्रॉम स्टेट लैंड इनकम, ओके, सीता से आने वाला इनकम, उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी मौर्यन साम्राज्य में, ओके, मौर्यन गवर्नमेंट, वे एक टैक्स भी इम्पोज करती थी अपने जो सब्जेक्ट है उन पर। ओके। और उस टैक्स को भाग इस नाम से मेंशन किया गया है, जो टोटल प्रोड्यूस के 1/6 रहता था कॉमनली। ओके। सो भाग, ये टैक्स मौर्यन गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता था अपने सब्जेक्ट पर, जो कितना रहता था, टोटल प्रोडक्शन के 1/6 रहता था। देन अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ किसी खेत में प्रोवाइड की गई है, तो इरिगेशन पर भी सेस लगता था। ओके। सर्विस चार्ज लगता था, जिसे उड का भागा इस नाम से मेंशन किया गया है। ओके। इतना ही नहीं, बल्कि फेरी चार्ज या फिर कस्टम टैक्स भी लगता था। ओके। वे भी अलग अलग टैक्स है, जिसका मेंशन हमें अर्थशास्त्र में मिला है। एंड ऑल्सो अर्थशास्त्र और एक चीज़ मेंशन करती है, इन टाइम ऑफ एनी इमरजेंसी, मतलब अकाल के वक्त, ओके, हमें कौन से फिजिकल मेजर्स लेने चाहिए, इसके लिए भी गाइडलाइन जो स्टेट है उसको, ओके, अर्थशास्त्र से दिए गए थे। ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, जैसे कि हमें पता है कि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो एग्रीकल्चर ही था। एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 एज अ भाग टैक्स, ओके, गवर्नमेंट कलेक्ट करता था। सो एग्रीकल्चर का बढ़ना, एग्रीकल्चर का प्रॉस्परस होना, एग्रीकल्चर का एक्सपांड होना, ये गवर्नमेंट के लिए भी क्या था, हेल्पफुल था। तो इसके लिए हमें ऐसा दिखता है कि जो गवर्नमेंट है, ओके, वे उनके पास रहे स्लेव्स हो जाए, चाहे शूद्र हो जाए, इनको आइसोलेटेड जगह पर भेजकर, आइसोलेटेड मीन्स अनहैबिटेड जगह पर भेजकर, वहाँ पर फॉरेस्ट क्लियर करके उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए मीन्स क्या करेंगे हम, उनको प्रोत्साहित कर रहा था। ओके। उन्हें जो भी इकोनॉमिकल हेल्प चाहिए थी, वो पूरी की पूरी स्टेट की तरफ से प्रोवाइड की जाती थी। ओके। जितना भी सीड हो जाए, कैटल हो जाए, मनी हो जाए, ओके, वे सब कुछ स्टेट ही उन्हें प्रोवाइड करता था। और स्टेट की क्या होप रहती थी कि अगर यहाँ पर न्यू सेटलमेंट एस्टेब्लिश हो जाए, तो उनका जो शेयर है, ओके, वे रॉयल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा। मीन्स रॉयल रेवेन्यू जो है वे बढ़ते जाएगा। अगर एग्रीकल्चरल एरिया अगर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली रॉयल रेवेन्यू ये बढ़ते जाएगा, और इन टर्न फ्यूचर में उन्हें बहुत उससे फ़ायदा होगा। इसी एस्पिरेशन से उन्होंने जो अनहैबिटेड एरिया था, वहाँ पर नए सेटलमेंट एस्टेब्लिश करके एग्रीकल्चर को एक्सपांड किया। देन नेक्स्ट हमें यह चीज़ पता है कि करेंसी का यूज़ आमतौर पर प्री मौर्यन एज में किया जाने लगा। कॉमनली पंचमार्क कॉइन यूज़ किए जाने लगे प्री मौर्यन एज में, जो आने वाले वक्त में मौर्यन पीरियड में कॉमनली यूज़ किए जाने लगे ट्रेड के लिए।
या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे उन्हें कैश में पे करने के लिए। ओके, मीन्स करेंसी जो है वो कॉमन एज ए सिंबल ऑफ एक्सचेंज मौर्यन पीरियड में किया जाने लगा। अब ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो ईस्टर्न यूपी का एरिया है या फिर बिहार का एरिया है प्रेजेंट में, जहाँ पर मौर्यन साम्राज्य का कोर एरिया था, वहाँ पर हमें बहुत सारे मौर्यन कॉइन मिले हैं, जिसमें मोस्टली जो कॉइन मिले हैं वो है सिल्वर। ओके, तो सिल्वर कॉइन वो मिंट करते थे, जो कि पंच मार्क कॉइन रहते थे। याद रखो, कास्टिंग कॉइन अभी तक आए नहीं है, कास्टिंग कॉइन बाद में आएंगे लेटर मौर्य फेज में। ओके, अभी जो मौर्यन फेज है इस वक्त कॉमनली पंचमार्क कॉइन ही यूज किए जाने लगे थे। ओके, और यूज किए जाने जा रहे हैं। देन नेक्स्ट अगर पॉटरी की बात करूं मैं, तो मौर्यन एज में हमें NBPW मीन्स नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये पॉटरी इस्तेमाल की जाने लगी। ओके, या फिर इस पॉटरी के हमें अवशेष मिले हैं आज जो प्रेजेंट साइट है। ओके, जहाँ पर कुछ रिमेन्स हमें मिले हैं, फॉर एग्जांपल महास्थानगढ़ या फिर चंद्रकेतुगढ़। यहाँ पर जब एक्सकवेशन किया गया तो वहाँ पर हमें NBPW, ओके मीन्स नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के रिमेन्स मिले। ओके, सो ये ओवरऑल लेक्चर था हमारा मौर्यन एम्पायर पे, जिसमें हमने मौर्यन साम्राज्य के ओरिजिन के बारे में देखा। देन मौर्यन जो रूलर थे इम्पोर्टेंट, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, राजा बिंदुसारा, सम्राट अशोक, इनके बारे में देखा। ओके, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानी। उसके बाद हमने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को इन डिटेल देखा। देन हमने कंटेम्प्रेरी मौर्यन सोसाइटी एंड मौर्यन इकोनॉमी के बारे में भी देखा है। ओके, सो अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम जाता है तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम लेटर मौर्य एज में जो भी डायनेस्टीज आएंगी, जैसे ग्रीक, पार्थियंस, पहलवास, कुशन, या फिर जो मौर्यस को सक्सीड करेंगे मगध में, जैसे शुंगा हो जाए, कन्वा हो जाए, ओके, उनके बारे में देखेंगे। सो थैंक यू।